हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। आई होप आपकी प्रिपरेशन जो है यूटेट के एग्जाम की अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने चैनल के थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और थ्योरी आप सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करते रहिएगा। थ्योरी में किसी टॉपिक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो लेट मी नो, मुझे बताइए कि कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाऊँ। तो हमने कल जो है अपनी वीडियो में 16 क्वेश्चन डिस्कस करे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर 2022 सीडीपी पेपर 1। तो आज हम 16 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, दो स्टेटमेंट दी गई है क्वेश्चन नंबर 17 में और कहा जा रहा है कि मैच्योरेशन और लर्निंग जो है बोथ कैन इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस। और स्टेटमेंट 2 में है बोथ दीज प्रोसेस डिपेंड ऑन ईच अदर एंड आर म्यूचुअली रिलेटेड। तो यहाँ पर मैच्योरेशन और लर्निंग की बात हो रही है और स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि मैच्योरेशन और लर्निंग जो है इमोशंस के डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है, कि संवेग के विकास को परिपक्वता तथा अधिगम दोनों ही प्रभावित करते हैं। जो संवेग का विकास होता है उसमें मैच्योरेशन और लर्निंग दोनों का रोल होता है। अब ये जो दोनों प्रक्रियाएं होती है ये एक दूसरे पर निर्भर करती हैं और परस्पर संबंधी हैं। मीन्स बोथ दिस प्रोसेस डिपेंड ऑन ईच अदर एंड आर म्यूचुअली रिलेटेड। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। Which of the following questions will be most appropriate for testing the conceptual understanding of students? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की अवधारणात्मक समझ के परीक्षण हेतु सबसे उपयुक्त है? What is the capital of India? Name the 9 planets. Why planets in desert have thorns? Who is called as father of the nation? आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बच्चे की समझ का परीक्षण करना है। तो देखिए, जब बच्चा से हम पूछेंगे कि भारत की राजधानी क्या है, वो हमको आंसर बता देगा कि भारत की राजधानी क्या है। 9 ग्रहों के नाम भी वो याद करके आपको बता सकता है। किसे राष्ट्रपति कहा जाता है वो भी ये बता देगा। लेकिन वाई, जहां वाई आ जाता है, रेगिस्तान में पौधों के कांटे क्यों होते हैं? वाई प्लांट्स इन डेजर्ट हैव थॉर्न्स। तो यहाँ पर बच्चे को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और उस वाई का आपको रीजन देना पड़ेगा। तो इसके थ्रू हम बच्चे की जो है अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, की बच्चे का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है और कितना क्लियर नहीं है, तो उसको हम समझ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। वाई प्लांट्स इन डेजर्ट हैव थॉर्न्स। आउट ऑफ द फॉलोइंग टू विच चाइल्ड विल यू से क्रिएटिव। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिससे ही पता चलेगा कि चाइल्ड विल, जिस बच्चे को आप कह सकते हो कि वो क्रिएटिव है, जो अपने थॉट्स को प्रेजेंट कर रहा है। हु प्रेजेंट्स न्यू थॉट्स, हु क्रिएट न्यू थिंग्स, हु शोज नॉवेल्टी एंड ओरिजिनलिटी इन हिज वर्क, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए, जो अपने थॉट्स को प्रेजेंट कर रहा है, जो कुछ नई चीजें क्रिएट कर रहा है, या फिर जो नॉवेल्टी और ओरिजिनलिटी अपने काम में दिखा रहा है, तो ये तीनों ही चीजें क्रिएटिविटी में आती हैं। तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी आपका करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट टास्क ऑफ चिल्ड्रन एज 6 to 8 ईयर्स। 6 से 8 वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनका विकासात्मक कार्य क्या होता है? लर्न टू स्पीक 2 वर्ड्स। क्या 6 से 8 साल का बच्चा 2 शब्द बोलना और सीखता है? ऐसा होता है कि 2 शब्द 6 साल की उम्र में वो बोलना सीखता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। लर्न फिजिकल स्किल्स फॉर सिंपल गेम्स। सरल खेलों के लिए शारीरिक कौशल सीखना। यस। डेवलप बेसिक स्किल्स इन रीडिंग, कैलकुलेटिंग एंड राइटिंग। यस, वो जो है बेसिक चीजें लिखना, पढ़ना और मैथ्स के बेसिक्स जो है वो सीखना शुरू करता है 6 से 8 साल की एज में। तो 2 और 3 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 2 and 3 इज योर करेक्ट ऑप्शन। 2 and 3 is your correct option. Next question है question number 21. Reena is a talented girl.
On the basis of intelligence testing, she can be said brilliant, but she always feels that her class is boring. How can you help Reena as a teacher? तो रीना क्या है, एक टैलेंटेड प्रतिभावान छात्रा है और बुद्धि परीक्षण के आधार पर उसे मेधावी कहा जा सकता है, किंतु वह सदैव महसूस करती है कि उसकी कक्षा नीरस है, उसे बोरिंग लगता है क्लास में, जबकि वो इतनी मेधावी है उसके बाद भी। तो एक शिक्षक के रूप में आप रीना को कैसे सहायता कर सकते हैं कि उसे क्लास में बोरिंग फील ना हो? तो टीचर्स टीचिंग हर बाय सिंपल मेथड, तो उसे क्या आप सिंपल मेथड से सिखाएंगे? सिंपल मेथड से सिखाएंगे तो वो और बोर हो जाएगी। मेक अ क्लास मॉनिटर, क्या उसे क्लास मॉनिटर बनाकर आप उसको बोरिंगनेस से दूर कर सकते हैं? नो। गिव हर मोर होम असाइनमेंट्स, क्या घर के ज्यादा से ज्यादा असाइनमेंट आप उसको प्रोवाइड करके उसे क्लास में बोरिंग फील नहीं करा सकते? नो। यूज इंटरेस्टिंग टीचिंग मेथड फॉर डेवलपिंग हायर ऑर्डर स्किल्स, दिस वन इज करेक्ट आंसर। आप उसको कुछ इंटरेस्टिंग मेथड्स के थ्रू, इंटरेस्टिंग टीचिंग मेथड्स के थ्रू टीच करेंगे, पढ़ाएंगे, ताकि उसके जो हायर ऑर्डर स्किल्स हैं वो डेवलप कर पाए और उसे क्लासरूम में बोरियत भी फील ना हो, वो क्लासरूम में बोरियत भी फील ना करे। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट अमंग स्टूडेंट्स? टीम स्पिरिट की बात हो रही है यहाँ पर कि जो कॉम्पिटिटिव है, कोऑपरेटिव है, इंडिविजुअलिस्टिक है या डिसिप्लिन है। तो जब टीम की बात आती है, जब हम टीम स्पिरिट की बात करते हैं, तो इट मीन्स हम वहां पर कोऑपरेशन, मिलजुल कर, सहयोग से काम करते हैं। जब हम टीम बनाकर काम करते हैं तो इट मीन्स हम वहां पर सहयोगात्मक रोल प्ले कर रहे हैं, कोऑपरेटिव, एक दूसरे के साथ एक दूसरे का सहयोग देके अपनी टीम को डेवलप कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव, जहां पर कॉम्पिटिटिव होगा, कंपटीशन होगा, वहां पर आप अपने बारे में सोचेंगे कि मेरे को ये कंपटीशन जीतना है। इंडिविजुअलिस्टिक मींस खुद के बारे में, व्यक्तिपरक हो जाना, सिर्फ अपने बारे में बात करना। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मींस आप खुद को डिसिप्लिन कर रहे हैं या औरों को भी डिसिप्लिन में रहने को कह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं टीम स्पिरिट की बात नहीं हो रही है। जब हम टीम स्पिरिट की बात करते हैं एमंग स्टूडेंट्स, तो वो वर्ड हम वहां पे यूज करते हैं कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग क्लासरूम टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एंश्योर्ड? कक्षा शिक्षण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी चीज सुनिश्चित की जानी चाहिए? वहां पर डिजिटल TLM का यूज होना चाहिए, टीचिंग लर्निंग मेथड जिसको हम बोलते हैं, मैक्सिमम यूज ऑफ ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, टीचिंग अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप शिक्षण होना चाहिए, या फिर लेक्चर मेथड के थ्रू होना चाहिए। अब पूछा यह जा रहा है कि कौन सी चीज सुनिश्चित की जानी चाहिए जिस समय हम क्लासरूम में टीचिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, इंडिविजुअल पर फोकस करना है और टीचिंग आपको उस तरीके से करनी है कि जो हर इंडिविजुअल स्टूडेंट है उसके डिफरेंसेस को हम समझ पाए और उसी अकॉर्डिंग हम टीचिंग कर पाए। आप ज्यादा से ज्यादा डिजिटल TLM का यूज करेंगे या ICT का यूज करेंगे या फिर लेक्चर मेथड का यूज करेंगे, उससे क्या होगा कि आप इंडिविजुअल हर बच्चे पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आप सिर्फ मेथड को यूज कर रहे हैं कि हमने ICT बहुत यूज करा, हमने डिजिटल बहुत अच्छे से पढ़ाया, हमने लेक्चर दे दिया, आपने अपना काम किया, लेकिन क्या बच्चों को समझ में आया? बच्चों को तभी समझ में आएगा जब हम उनकी व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप उनको टीचिंग करेंगे कि एग्जैक्टली किस बच्चे को किस चीज की नीड है और वो कहाँ पर उसके साथ फोकस होने की जरूरत है। तो C इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रेट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस? इमोशनल इंटेलिजेंस के आपसे ट्रेट्स पूछे जा रहे हैं। हाई IQ बट इनस्टेबल, बीइंग एबल टू मोटिवेट अदर्स, मैनेजिंग वंस ओन इमोशंस। आपका IQ तो बहुत उच्च है, बहुत हाई है, लेकिन वो स्टेबल नहीं है, तो वो एक इमोशनल इंटेलिजेंस का ट्रेट नहीं होता। तो 1 आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम 1 को कट कर दें तो देखिए, हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड अगर हम लगाते हैं तो 1 यहाँ यहाँ यहाँ, इट मीन्स ना ये आपका आंसर है, ना ये है और ना ये है। तो आप बिना पढ़े भी इसको टिक करके आ सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं। बीइंग एबल टू मोटिवेट अदर्स, जब हम दूसरों को मोटिवेट करते हैं, दूसरों को अभिप्रेरित करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपका इमोशनल इंटेलिजेंस का ट्रेट होता है। और इसी तरीके से स्वयं के संवेगों का प्रबंधन, आप खुद के इमोशंस को किस तरह से मैनेज कर पा रहे हैं, ये भी है किसका ट्रेट होता है? इमोशनल इंटेलिजेंस का। संवेगात्मक बुद्धि के विशेषताएं कहलाती हैं। ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे, अब पियाजे के बारे में पूछा जा रहा है
कि अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन बिल्ड इंक्रीजिंग नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू फॉलोइंग इनटू प्रोसेस। पियाजे के अनुसार बच्चे विश्व के विषय में बढ़ते ज्ञान का निर्माण निम्न 2 प्रक्रियाओं द्वारा करते हैं। तो जो पियाजे ने 2 प्रक्रियाएं बताई हैं अपनी थ्योरी में वो होती हैं एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, और अगर आपको नहीं पता तो कमेंट कीजिए, मैं आपको एसिमिलेशन और एकोमोडेशन का मीनिंग क्लियर करूंगी। व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ बोथ दीज टर्म्स एंड एग्जैक्टली व्हाट इज द डिफरेंस बोथ दीज टर्म्स। ओके, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है और इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, आत्मसातकरण और अनुकूलन। तो पियाजे ने जो बच्चे की जो नॉलेज बिल्ड करने के लिए 2 वर्ड यूज करे थे वो क्या है, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। Next question, the inability of young children to distinguish their own perspective from that of others is called as। छोटे बच्चों में स्वयं के दृष्टिकोण को दूसरे से भिन्न करने में असमर्थता को क्या कहा जाता है। जब छोटे बच्चे ये सोचते हैं कि हम दूसरों से भिन्न हैं, स्वयं के दृष्टिकोण को दूसरों से भिन्न मीन्स कि वो उसमें क्या हो रहे हैं, इनेबल हो पा रहे हैं। यंग चिल्ड्रन जो हैं अपने खुद के पर्सपेक्टिव को नहीं रख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब हम उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ईगो सेंट्रिज्म, कि मीन्स वो अपने बारे में सोच रहा है। यंग चिल्ड्रन जो एक बच्चा है वो अपने दृष्टिकोण को जो वो सोच रहा है, वो खुद का जो पर्सपेक्टिव है वो दूसरों से भिन्न करने में असमर्थ है। तो उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ईगो सेंट्रिज्म, अहम भाव, कि मतलब हम अपनी बात नहीं रख पा रहे या हम अपनी बात नहीं समझा पा रहे हैं। तो ये हुआ इनएबिलिटी ऑफ यंग चिल्ड्रन टू डिस्टिंग्विश देयर ओन पर्सपेक्टिव फ्रॉम दैट ऑफ अदर्स इज कॉल्ड एज ईगो सेंट्रिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। एट द कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोलबर्ग, कोलबर्ग की थ्योरी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस चेकआउट करेंगे तो आपको प्रीवियस वीडियोस में कोलबर्ग की थ्योरी भी मिलेगी, और उसे आप एक बार अगर देख लेंगे 1 या 2 बार तो आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगी कि कोलबर्ग की थ्योरी क्या है। और आपसे पूछा जा रहा है जो कोलबर्ग की जो कन्वेंशनल लेवल है, 3 लेवल एंड 6 स्टेजेस कोलबर्ग ने दी हैं। तो जो कन्वेंशनल लेवल है उसमें जो कोलबर्ग की थ्योरी है, मोरालिटी इज जज इन टर्म्स ऑफ, कि कोलबर्ग के सिद्धांत के पारंपरिक स्तर पर नैतिकता को जांचा जाता है। तो वो क्या है, लॉ एंड रूल्स ऑफ सोसाइटी, इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज एंड नन ऑफ दीज। तो जो कोलबर्ग की थ्योरी है, मोरालिटी को जो हम जज करते हैं वो किस टर्म में जज करते हैं, लॉ एंड रूल्स ऑफ सोसाइटी के टर्म्स में। अगर आपने कोलबर्ग की थ्योरी नहीं पढ़ी है तो इसका आंसर डेफिनेटली आप गलत करके आएंगे, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है तो आप कुछ ना कुछ टिक करके आएंगे। लेकिन अगर आपने एक बार ये थ्योरी पढ़ ली तो आपका इक्वेशन बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जो 3 लेवल्स हैं उन 3 लेवल्स में से एक लेवल है कन्वेंशनल लेवल, और जिसमें मोरालिटी को जब हम जज करते हैं तो वो किस टर्म्स में जज करते हैं, लॉ एंड रूल्स ऑफ सोसाइटी के टर्म्स में हम उसको जज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, there are several kinds of intelligence such as verbal, mathematical, boldly, kinesthetic, etc. This concept was given by। तो ये जो है ये इंटेलिजेंस के कुछ हमें सेवरल काइंड्स दी गई हैं, बहुत प्रकार की बुद्धियां होती हैं। उनमें से कुछ इन्होंने यहाँ पर क्या मेंशन करी है, वर्बल, मैथमेटिकल, बोर्डली, काइनेस्थेटिक। इसी तरीके से और भी हमारी कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो इंटेलिजेंस के काइंड्स होते हैं, जो इंटेलिजेंस के प्रकार होते हैं। तो वो किसने कही है इंटेलिजेंस की, तो वो जो है हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा कही गई है। हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा हमें इंटेलिजेंस की सेवरल काइंड्स पता चले हैं। तो हॉवर्ड गार्डनर ने जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है, क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी पूछा गया है पहले किसी एग्जाम में, यूटेट के ही पेपर में, कि किसने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, तो हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Traits that are highly heritable can be strongly influenced by environmental factors. उसकी explanation है height is highly heritable yet average height has increased in many countries as a result of improved nutrition and other factors. क्वेश्चन है ऐसे शील गुण जो अत्यधिक अनुवांशिक होते हैं उन्हें पर्यावरणीय कारकों से दृढ़ता पूर्वक प्रभावित किया जा सकता है. उसकी व्याख्या में ये कह रहे हैं कि लंबाई अत्यधिक अनुवांशिक होती है किंतु पोषण व अन्य कारकों के परिणाम स्वरूप बहुत से देशों में औसत लंबाई बड़ी है. दो आपको स्टेटमेंट दी गई हैं और ये कहा गया है कि जो हाइट होती है, हाइट जो है वो हाईली अनुवांशिक होती है. मींस जैसे आपके पेरेंट्स की अगर हाइट ज्यादा है तो ऐसा कहते हैं बच्चों की हाइट भी उसी अकॉर्डिंग बढ़ेगी. पेरेंट्स की हाइट कम है तो बच्चों की हाइट भी कम रहेगी, ऐसा कहा जाता है ना. अभी इसी तरीके से नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि जो हाइट है वो डिपेंड तो अनुवांशिक पे करती है, हेरिटेबल होती है, बट कहीं ना कहीं अच्छा पोषण देकर बहुत से देशों में जो एवरेज हाइट है उनको बढ़ाया गया है. तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही और कौन सा गलत है. स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड इट्स एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो करेक्ट. स्टेटमेंट भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी उसका सही है. ये बात सही है कि बच्चे की हाइट पेरेंट्स पर जाती है, अनुवांशिक होती है, हेरिडिटी होती है. हेरिडिटी के अकॉर्डिंग ही जो पेरेंट्स की जैसी हाइट होती है वैसे ही बच्चों की भी हाइट होती है, बट कहीं ना कहीं कुछ न्यूट्रिशंस देने के बाद में ये देखा गया है कि उनकी लंबाई एवरेज से ज्यादा बड़ी है. तो इट मीन्स स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है ही, उसकी एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है. तो 29 इज ऑल्सो करेक्ट. 29 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका स्टेटमेंट पे बेस है. स्टेटमेंट 1 है the greater the effort expended in processing information, the more readily the information will be recalled later. क्या मीनिंग हुआ? जितना अधिक सूचना के प्रसंस्करण के विस्तार हेतु प्रयास किए जाएंगे उतनी ही सरलता से बाद में सूचना को याद किया जा सकेगा. जब हमें नई सूचना प्राप्त होती है उस समय पर प्रसंस्करण का स्तर जितना गहरा होता है तो सूचना के दीर्घकालिक स्मृति में प्रवेश करने की संभावना उतनी अधिक होती है. अगर मैं सिंपल वे में आपको समझाऊं तो इसका मीनिंग ये है जब हम कोई चीज, कोई इंफॉर्मेशन सीख रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, लाइक आप अभी यूटेट की तैयारी कर रहे हैं, आपने सपोज टू बी 5 सब्जेक्ट्स आपके आते हैं, सीडीपी, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश एंड ईवीएस. आपने 2 या 3 सब्जेक्ट्स जो आपके स्ट्रॉन्ग हैं आपने उनको लिया और उस पर बहुत अच्छे से स्टडी करी. तो क्या होगा, आप जिस टॉपिक को या जिस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, बहुत डीपली उसको स्टडी कर रहे हैं, तो आप बाद में उस नॉलेज को अपने पास लंबे समय तक रख सकते हैं. तो जब भी हमें कोई नई नॉलेज मिलती है तो वो उस पर डिपेंड करती है वो हमारे ऊपर कितना गहरा असर कर रही है, कि मतलब हम उसे कितने लंबे समय तक याद कर पाएंगे जब तक हमने उसको बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा या नहीं समझा होगा. छोटे बच्चों को ABCD सिखाया जाता है तो वो उन्हें इतना सिखाया जाता है, इतना याद किया कराया जाता है कि वो लाइफ टाइम वो कभी नहीं भूलते. इट मीन्स जो चीज हम जितना ज्यादा डीप होकर सीखेंगे किसी प्रोसेस को, जितना ज्यादा हम किसी भी नई इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो वो हमारी एक लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है. तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है. तो बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट. तो D इज योर करेक्ट आंसर. तो आज हमने अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 CDP का फर्स्ट पेपर कंप्लीट कर लिया है. मैं आपको 4 वीडियोस प्रोवाइड कर चुकी हूँ. क्वेश्चन पेपर 2021 एंड क्वेश्चन पेपर 2022. 60 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं और 60 क्वेश्चन से आपको आइडिया लग गया होगा कि पेपर 1 में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस टॉपिक्स पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. कल हम जो है पेपर 2023 डिस्कस करेंगे, पेपर 1 CDP का. तो अगर आपको इसमें किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. और वीडियोस अगर आपको मेरी पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.